प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, प्रथम वर्ष कला में आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के व्याख्या भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर दिनकर का काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से भरा प्रतिशोध, हुंकार और क्रांति का काव्य है। उसमें राष्ट्रीयता का गुणगान किया गया है और अन्याय अत्याचार का विरोध करके क्रांति का आह्वान किया है। प्रस्तुत कविता अनल किरीट एक ओजपूर्ण कविता है, जिसमें कवि ने सिंहासन को आग का मुकुट बताया है और इसे धारण करने वाले वीरों को देश के उद्धार की भावना, राष्ट्र रक्षा की चेतना से परिपूर्ण होना आवश्यक बताया है। कवि दिनकर ने प्रस्तुत काव्यांश में बताया है कि इस आग के मुकुट को धारण करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह तो वे ही वीर कर सकते हैं जो साहसी हों, दृढ़ प्रतिज्ञ हों और देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण हों। प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या करने से पूर्व हम काव्यांश को पढ़ेंगे। लेना अनल किरीट भाल पर, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर, झंडा वही उड़ाते हैं। अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। पड़ी समय से होड़, खींच मत तलवों से काटे रुककर। फूंक फूंक चलती न जवानी, चोटों से बचकर झुककर। नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं। गति की तृषा और बढ़ती, पढ़ते पद में जब छाले हैं। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। लेना अनल किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाले। प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या करने से पूर्व इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों को हम देखेंगे। जैसे कि अनल किरीट। अनल का तात्पर्य है आग और किरीट का तात्पर्य है मुकुट, अर्थात आग का मुकुट। भाल का तात्पर्य मस्तिष्क का भाग या ललाट। कालकूट का तात्पर्य है जहर या विष। सुधा बीज का तात्पर्य है भला कार्य या अमृत के बीज। श्रृंगों का तात्पर्य है चोटियाँ। खंजर का तात्पर्य है कटार। धुन का तात्पर्य है लक्ष्य। तृषा का तात्पर्य है प्यास और पद का तात्पर्य है पैर। प्रस्तुत काव्यांश में दिनकर भारत की रक्षार्थ आगे आने वाले वीर युवा रखना की भावना रखने वालों, तुम्हें अपने भाल पर आग से दहकता हुआ मुकुट धारण करना होगा। लेना अनल किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाले। कालकूट पहले पी लेना, सुधा बीज बोने वाले। इन पंक्तियों में कवि दिनकर ऐसे वीरों का आह्वान कर रहे हैं जो अपने देश पर आशिक हो जाने की इच्छा रखते हों। आशिक हो जाने का तात्पर्य अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए आतुर हों। इसलिए वो कहते हैं कि हे वीरों, हे वीर युवाओं, जो इस आग के मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर सके, ऐसे वीरों की आज आवश्यकता है। और ऐसे वीर वही होंगे जो कालकूट पहले पी लेना, सुधा बीज बोने वाले। कवि ऐसे वीरों को कहते हैं कि तुम
अमृत बीज बोने चले हो, अर्थात भलाई का, राष्ट्रोद्धार का पुनीत कार्य करने निकले हो, लेकिन इस पुण्य फल की प्राप्ति से पूर्व तुम्हें कालकूट पीना होगा, अर्थात समस्याओं रूपी विष को तुम्हें पहले पीना होगा। उसके बाद ही तुम अमृत बीज बो पाओगे। आगे देखिए, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। राष्ट्रवासियों को प्रेरणा कटार की जंग भी अपनी उंगलियों पर छुड़ाने की क्षमता रखते हों, अर्थात वे इतने साहसी हों, इतने वीर हों कि वे तनिक भी नहीं घबराते हों। पड़ी समय से होड़, खींच मत तलवों से काटे रुक कर। कवि कहता है कि हे मनुष्य, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और राहों में चलते हुए कांटे भी पैरों में चुभें तो उनको निकालने के लिए मत रुको, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए वो कहते हैं कि यह युवावस्था है और युवावस्था वही सार्थक होती है जो किसी पर्व की परवाह किए बिना निडरतापूर्वक अपना कार्य करती है। आगे वो कहते हैं, फूंक फूंक चलती न जवानी, चोटों से बचकर झुककर। कि युवावस्था में या जवानी में व्यक्ति कभी फूंक फूंक कर सोच सोच कर कदम नहीं बढ़ाता, किसी के सामने नहीं झुकता, बल्कि वह तो निडर होकर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस अनल किरीट को धारण करने वाले वीर भी ऐसे ही हों जो अपनी परेशानियों से रुके नहीं और पीछे हटे नहीं। नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं। कवि कहते हैं कि उन लोगों की आँखों में नींद कहाँ होती है जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे व्यक्ति धुन के मतवाले होते हैं और ऐसे धुन के मतवाले लोग बिना आराम किए, बिना नींद लिए निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आँखों में तो धुन सवार होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। ऐसे ही धुनी व्यक्तियों की आवश्यकता है, धुनी वीरों की आवश्यकता है। गति की तृषा और बढ़ती, पढ़ते पद में जब छाले हैं। यह उसी प्रकार है जब कोई व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य की तरफ या स्थान की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी मंजिल को नज़दीक देखकर उसके चलने की गति और प्यास बढ़ जाती है। अर्थात ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं वे अपनी मंजिल को देखकर, अपने लक्ष्य को देखकर अपनी गति को और अधिक बढ़ा लेते हैं और अपने पैरों में पड़े हुए छालों को अनदेखा कर देते हैं। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। इसलिए कवि दिनकर कहते हैं, हे भारतवासियों, जो व्यक्ति जागरूक रहता है, सचेत रहता है, उसकी अपने जीवन में जय निश्चित होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीवन में आलस्य अपनाकर सोता रहता है, कर्म नहीं करता, उसकी हार होना भी निश्चित होता है। अर्थात जीवन में निरंतर चेतन, जागरूक रहकर तुम विजय को हासिल कर सकते हो। अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आने वाले वीरों, तुम्हें अपने जीवन में आग के समान जलाने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति इस आग के मुकुट को धारण कर सकते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने
ओजस्वी उद्बोधन में वीर, दृढ़ संकल्पी और साहसी व्यक्तियों की प्रशंसा करके राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया है। इसमें एक व्यंग यह भी है कि राज सत्ता को धारण करना कालकूट के पीने के समान है, अर्थात विष पीने के समान है, विलासिता करने के लिए नहीं है। उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उदाहरण आदि से भाषा और भी अधिक अर्थ गांभीर्य हो गई है। उर्दू फारसी के शब्द जैसे कि आशिक, खंजर, जंग इत्यादि का प्रयोग करके कवि ने पद्यांश को और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। संस्कृत के अनल, किरीट, कालकूट, श्रृंगों इत्यादि तथा तद्भव देशज शब्दों की प्रधानता और उंगली पर खंजर की जंग छुड़ाना, फूंक फूंक कर कदम रखना, धुन की मतवाली, आशिक होना जैसे लोगों ओज गुण स्वतः प्रकट होता है। यह कविता राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है। धन्यवाद।